इकोनॉमिक्स की इस क्लास में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं असंतुलित विकास का सिद्धांत। तो असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया और किस प्रकार से इसकी व्याख्या की गई, इस टॉपिक को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बोर्ड पे लिखा हुआ है असंतुलित विकास का सिद्धांत, अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी। तो जो असंतुलित विकास है उससे पहले आता है संतुलित विकास और उसके बाद आया असंतुलित विकास। तो कुल मिलाकर संतुलित विकास का जो विलोम या उल्टा होता है वो होता है असंतुलित विकास, और असंतुलित विकास का उल्टा होता है संतुलित विकास। तो इस प्रकार से ये दो जो यहाँ पर बातें लिखी गई हैं, संतुलित विकास और असंतुलित विकास। तो अल्प विकसित देशों का, अर्ध विकसित देशों का किस प्रकार से आर्थिक विकास किया जाए, उन्हें गरीबी से कैसे बाहर किया जाए, कैसे वहां पर शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का स्तर बढ़ाया जाए, इसके संबंध में अर्थशास्त्री दो वर्गों में बंट गए थे। एक ने कहा कि संतुलित विकास के तरीके से अर्ध विकसित देशों का विकास किया जा सकता है। इसके संबंध में बहुत सारे सिद्धांत मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। दूसरा, हमने संतुलित विकास किसे कहते हैं और इसके प्रमुख समर्थक कौन कौन हैं, इसको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। दूसरा वर्ग है असंतुलित विकास वाला, जिसका मानना है कि जो अर्ध विकसित देश हैं इनका विकास संतुलित ढंग से नहीं किया जा सकता है। इनका विकास यदि करना है तो असंतुलित ढंग से किया जा सकता है। तो आज इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो अध्ययन है, पढ़ाई है, इसी पर करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से दोनों ही जो सिद्धांत दिए गए, संतुलित विकास के और असंतुलित विकास के, दोनों प्रकार के जो सिद्धांत थे वह अल्प विकसित देशों की उन्नति के लिए अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिए गए। तो असंतुलित विकास के सिद्धांत को समझने से पहले सबसे पहले समझेंगे कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ क्या होता है, असंतुलित विकास क्या होता है। तो संतुलित विकास की ठीक उल्टी परिभाषा जो होती है वो असंतुलित विकास की होती है। तो असंतुलित विकास किसे कहते हैं, किसी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास न करके कुछ चुने हुए क्षेत्रों का विकास करना असंतुलित विकास कहलाता है। यह है सिंपल सी परिभाषा। क्या कह रही परिभाषा कि किसी अर्थव्यवस्था की, यहां पर अर्थव्यवस्था कौन सी है, अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था है। इसमें भारत का उदाहरण लिया जा सकता है, इंडोनेशिया का उदाहरण लिया जा सकता है, चीन का लिया जा सकता है, ब्राजील का लिया जा सकता है, साउथ अफ्रीका का है। कुछ गिने हुए क्षेत्रों का विकास करना, अर्थात कुछ क्षेत्र चुनने, सभी का विकास नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो अल्प विकसित देश हैं इनके पास इतनी पूंजी नहीं है कि ये सभी क्षेत्रों में एक साथ विनियोग कर सके, निवेश कर सके और सारे क्षेत्रों का विकास कर दे। इसलिए जो असंतुलित विकास का सिद्धांत कहता है अल्प विकसित देश सभी क्षेत्रों का विकास नहीं कर सकते हैं, इसलिए कुछ क्षेत्र इनको चुनने होंगे और उन क्षेत्रों में पहले निवेश कीजिए, फिर आगे चलकर क्या होगा कि इनकम बढ़ेगी और अन्य क्षेत्रों का विकास होगा। तो कुछ चुने हुए क्षेत्र, माना कि एक क्षेत्र चुन लिया कृषि का, ठीक है जी। कृषि में हमने कह दिया कि हम इसमें सिंचाई का विकास करेंगे। कृषि में क्या करेंगे, सिंचाई की सुविधाओं का विकास करेंगे कि जिससे कि खेतों के लिए पानी आसानी से उपलब्ध हो जाए। ओके, एक तो ये ले लिया हमने, ठीक है। एक हमने ले लिया कि हमारे देश में कपड़े की कमी है। ओके जी, तो हमने क्या करना है, मान लिया कि हम एक कपड़े की फैक्ट्री खोलेंगे, ठीक है, जिससे कि आसानी से देश के लोगों को वस्त्र उपलब्ध हो जाए। तो केवल दो क्षेत्र चुन लिए, ठीक है, और इन दो क्षेत्रों में ही क्या करना है, विनियोग करना है, पैसा लगाना है, इनका विकास करना है। ओके, अब जब इनका विकास होगा, था यहाँ पर कृषि में हमने कहा, सिंचाई की व्यवस्था की बात हमने की, उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है जी। और कपड़े की बात कर ली, तो यहाँ पर जब इनका विकास होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, सिंचाई की सुविधा का विकास होगा, कपड़ा मिलेगा। तो इससे क्या होगा, आय जो आएगी, लोगों के पास जो पैसा आएगा, फिर वो पैसा क्या होगा, अर्थव्यवस्था में आगे दूसरे कार्य में लगेगा। सरकार के पास टैक्स के द्वारा पैसा आएगा, सरकार फिर क्या करेगी, उस पैसे को फिर अगले क्षेत्र में लगाएगी। तो कुल मिलाकर कहने का मीनिंग क्या है, और संतुलित विकास के सिद्धांत में कि आप अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को चुन लीजिए, क्योंकि आपके पास पैसों की कमी है। आप इतने क्षेत्र चुन लीजिए जितने आपके पास पैसा है, तो उनका ठीक ढंग से पहले विकास करो। यदि उनका विकास हो गया तो फिर आगे आपके पास उनसे जो आय आएगी उससे फिर आप आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है जी। तो माना बात, किसी देश के पास
200 रुपया है माना ली, ठीक है जी, 200 रुपया है। आप क्या करिए, 5 क्षेत्र चुन लीजिए, ठीक है जी, 5 क्षेत्र चुन लीजिए, आप उनमें पैसा लगाइए, ठीक है, सब में नहीं लगाना है, यदि सब में लगाओगे तो विकास नहीं होगा, इसको अभी आगे बतलाने वाला हूं मैं आपको। तो देखिए ये हो गया क्या, किसी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास न करके कुछ चुने हुए क्षेत्रों का विकास करना असंतुलित विकास कहलाता है। असंतुलित अर्थात केवल 2 का तो कर रहे हैं, ठीक है जी, ये हमने कह दिया 5 का कर दिया, बाकी तो छोड़ दिया ना, तो असंतुलन पैदा हो गया। तो कुछ क्षेत्रों का विकास होगा तो कुछ छूट जाएंगे, फिर अगले चरण में क्या होगा, फिर और पकड़ेंगे, फिर कुछ छूटेंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, असंतुलित विकास से हम क्या करेंगे, संतुलित विकास की ओर बढ़ेंगे, ऐसा किसका मानना है, असंतुलित विकास के जो सिद्धांत देने वाले अर्थशास्त्री हैं। तो असंतुलित विकास के जो सिद्धांत हैं या उसके समर्थक हैं या जो उसके प्रवर्तक हैं वो कौन कौन है, यहां पर लिखा है असंतुलित विकास के प्रमुख समर्थक अर्थशास्त्री। तो इसमें सबसे ऊपर जो नाम आता है वो नाम आता है प्रोफेसर हर्षमैन का। किसका आता है, प्रोफेसर हर्षमैन ने ही असंतुलित विकास के सिद्धांत का सही ढंग से प्रतिपादन किया था, सही ढंग से बतलाया था कि किस प्रकार से अर्ध विकसित देश और संतुलित विकास के मार्ग पर चलकर संतुलित विकास तक पहुंच सकते हैं। तो यहां पर ले लिया हमने प्रोफेसर हर्षमैन का नाम, आपने याद रखना है। प्रोफेसर सिंगर है, ये भी क्या है, असंतुलित विकास का समर्थक है। प्रोफेसर रोजीना है, प्रोफेसर किंडल बर्गर है, जे सोहान हो गया, मार्क्स हो गया, फ्लेमिंग हो गया, बोयर एंड यामी, ये प्रमुख अर्थशास्त्री हैं कि जिन्होंने असंतुलित विकास का सिद्धांत देने का काम किया कि असंतुलित विकास के द्वारा ही अर्ध विकसित देशों का सही ढंग से विकास किया जा सकता है। तो सबसे ऊपर जो नाम आता है, हमने आपको बताया हर्षमैन का नाम आता है, उसके बाद जो नाम आता है वह सिंगर का आता है। किसमें आता है कि असंतुलित विकास के सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं तो प्रोफेसर हर्षमैन और सिंगर, और बाकी ये भी हैं, आप इनको क्या करेंगे, याद करेंगे भाई, ठीक है, केवल सुनना नहीं है, इसको लिखना भी है और याद भी करना है। केवल सुनने से ही सपने पूरे नहीं होते हैं, केवल देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं, बल्कि इन चीजों को हम तो आपको समझा रहे हैं कि असंतुलित विकास किसे कहते हैं, सरल ढंग से समझा रहे हैं। ओके, इसका मीनिंग ये नहीं है कि सारा का सारा यहीं पर खत्म हो गया, इससे भी आगे बहुत कुछ है। तो आप नोट्स बनाइए और उसको याद कीजिए, तो निश्चित ही आप क्या करेंगे, इस टॉपिक को आसानी से समझेंगे। जितने भी टॉपिक हम इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहे हैं बहुत ही आसान भाषा में कोशिश कर रहे हैं कि आप समझ जाएं। आगे बात करते हैं, भले मैं इसको पहले बता चुका हूं कि असंतुलित विकास का सिद्धांत क्यों देना पड़ा है इन अर्थशास्त्रियों को। इन्होंने क्या कहा कि पूंजी एवं अन्य संसाधनों की कमी अल्प विकसित देशों की प्रमुख समस्या है, क्योंकि सभी क्षेत्रों का विकास करना है कि जैसे कि संतुलित विकास के सिद्धांत में कहा गया है। लेकिन प्रोफेसर हर्षमैन हो गया, सिंगर हो गया, इन्होंने क्या कहा कि जो गरीब देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, इनके पास इतना पैसा कहां से आएगा कि ये सभी क्षेत्रों का विकास करते हैं, रोड भी बना दे, ठीक है जी, रेलवे की लाइन भी बना दे, हवाई पट्टी भी बना दे, ठीक है जी, कृषि का भी विकास कर दे, लाइट का भी कर दे, बिजली पानी, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर, हर सेक्टर का विकास कर दे, इतना धन तो इनके पास है ही नहीं। तो इसलिए इन्होंने असंतुलित विकास का सिद्धांत दिया। तो क्यों दिया, कारण है कि पूंजी एवं अन्य संसाधनों की कमी अल्प विकसित देशों की प्रमुख समस्या है, जिस कारण सभी क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश करना संभव नहीं है। पर्याप्त निवेश नहीं कर सकता है। माना एक गरीब आदमी है और उसकी इनकम 100 रुपया है और हम कह रहे हैं कि तूने पूरा विकास करना है, तो 100 रुपये में वो कितना काम कर सकता है, वो उतना ही काम करेगा कि जितना कि वो 100 रुपये उसके पास है, उससे ज्यादा उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है। ऐसे ही गरीब देश का भी हाल होता है कि उसकी इनकम है 100 ही रुपये मान लीजिए, ठीक है, तो 100 रुपये में किस किस क्षेत्र का विकास करेगा। और यदि एक एक रुपये उसने 100 जगह लगा दिया तो किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं होगा। इसलिए जो असंतुलित विकास सिद्धांत के समर्थक है हर्षमैन, शिंगर या अन्य किंडल बर्गर, इनका मानना क्या है कि कुछ क्षेत्रों में विकास करना है, कुछ क्षेत्रों में जिसमें कम, जितना पैसा तुम्हारे पास है उतना लगाइए, पहले उसका करिए, जब 2 क्षेत्र का हो जाएगा फिर आप अगले का करेंगे, फिर अगले का करेंगे, अगले का करेंगे, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और सभी जगह आपने थोड़ा थोड़ा पैसा लगा दिया
तो पैसा किसी काम का नहीं होगा, उससे किसी भी प्रकार की आय जो है वो जनरेट नहीं होगी और देश आगे नहीं बढ़ने वाला है। अब बात आती है इसके बाद हर्समैन की। हर्समैन का पूरा नाम था अल्बर्ट ओटो हर्समैन। क्या था? अल्बर्ट ओटो हर्समैन का असंतुलित विकास का सिद्धांत। बता भी चुका हूं कि असंतुलित विकास का सिद्धांत जो दिया है वह हर्समैन ने दिया है। तो हर्समैन का पूरा नाम क्या था? अल्बर्ट ओटो हर्समैन। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है उसका ये। इसने 1958 में, सिद्धांत आज का नहीं है, 2023 का, जब ये वीडियो हम क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, आज का नहीं है, 1958 का, तब हम भी पैदा नहीं हुए थे। तो आप कहां से पैदा हुए होंगे? तो इन्होंने उस समय एक किताब लिखी, स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या लिखी? स्ट्रैटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस बुक में इन्होंने असंतुलित विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बतलाया कि किस प्रकार से अल्प विकसित देश अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं भाई? यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास का आसान तरीका है, मतलब सबसे सरल तरीका क्या है हर्समैन के अनुसार? असंतुलित विकास। कि देश का कैसे विकास करना है? असंतुलित विकास करना है। असंतुलित विकास का मीनिंग मैं आपको समझा चुका हूं, एक बार पुनः समझा देता हूं कि देश के पास 1000 रुपया है, तो 1000 रुपए में यदि 4 क्षेत्रों का सही ढंग से विकास हो सकता है तो केवल 4 क्षेत्रों में ही पैसा लगाइए। 4 क्षेत्रों में ही पैसा लगाना है और बाकी जो क्षेत्र हैं, जो और सुविधाएं हैं, उनको छोड़ दीजिए। तो इस ढंग से जो विकास होगा असंतुलित होगा। 4 का विकास होगा। अब पता चला समस्याएं तो 1000 हैं, तो 1000 में क्या रहेगा? असंतुलन रहेगा। ठीक है, 1000 में से 4 घटाइए, जितना बचता है उन सब में असंतुलन बना रहेगा। और जब 4 में सही ढंग से विकास हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर आगे विकास करिए। ओके, तो ये हो गया। सर्वप्रथम इन देशों में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़ा निवेश किया जाए। क्या मानना है हर्समैन का? कि अल्प विकसित देशों में कुछ चुने हुए क्षेत्रों में सबसे पहले पैसा लगाइए, निवेश करना है। ठीक है, कुछ क्षेत्रों का विकास करिए, पहले चुनिए किस किस में कर सकते हैं, कितना पैसा हमारे पास है, उस हिसाब से चलिए। ठीक, इससे आय में वृद्धि होगी। कैसे होगी आय में वृद्धि? यदि 4 क्षेत्रों में सरकार ने पैसा लगा दिया, ठीक है जी, उनका विकास होगा, वहां लोगों को रोजगार मिलेगा, उस रोजगार से लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ने से क्या है? बचत बढ़ेगी, और वो बचत क्या करेगी? फिर आगे चलकर और क्षेत्रों के विकास में क्या होगी? सहायक होगी। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था का विकास होगा और धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों का विकास होने लगेगा। इस बात की चर्चा हम कर ही रहे हैं। ऐसा करने से अर्थव्यवस्था की औसत विकास दर संतुलित विकास दर की तुलना में अधिक होगी। आगे क्या कहता है हर्समैन? कि यदि इसी प्रकार से विकास किया जाता रहा, 4 आज, फिर 4, फिर बाद में फिर 4 आगे, फिर 4 आगे, तो इससे क्या होगा कि असंतुलित विकास की जो दर होगी, विकास की जो दर होगी वह संतुलित विकास की दर से ज्यादा होगी। माना कि संतुलित विकास की दर रहती है 2%, तो उसने कहा ये कम से कम ये 9% पर रहेगी, ये मानकर चलिए। ओके, यहां तक तुम्हारी बात क्लियर हो गई है। अल्बर्ट ओटो हर्समैन का असंतुलित विकास सिद्धांत की ये मुख्य बात है, इसको आप लिखेंगे। अब इसके बाद करते हैं बात कि किस प्रकार से अल्प विकसित देशों का विकास किया जाए। यहां पर हर्समैन ने 2 तरीके बताए हैं। प्रोफेसर हर्समैन ने अल्प विकसित देशों का आर्थिक विकास किस प्रकार से किया जाए, ये बातें तो हमने बताई दी है आपको, लेकिन उसने 2 तरीके बताए कि 2 तरीकों से आप विकास कर सकते हैं। ओके, ये 2 तरीके कौन कौन से हैं, पहले समझ लेते हैं कि आर्थिक विकास आर्थिक असंतुलनों की श्रृंखला द्वारा होता है। हर्समैन का क्या कहना है कि जो आर्थिक विकास है, ठीक है, आर्थिक विकास का मीनिंग होता है क्या है? कि आर्थिक विकास का मीनिंग है कि आपके देश में जो सड़क है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों को आगे बढ़ाना है, इनमें विकास करना है, इस प्रकार की सुविधाएं लोगों को देना है, जिससे लोगों का जीना क्या हो, या जीवन स्तर बढ़ सके। वह कैसे जी सके? वह हंसी खुशी जी सके, जिसे कहते हैं सामाजिक कल्याण होना चाहिए कुल मिलाकर। तो ये कह रहा है कि आर्थिक असंतुलनों की श्रृंखला द्वारा होता है आर्थिक विकास। अब ये श्रृंखला कैसे बनती है? देखो भाई, 4 क्षेत्रों का विकास किया, ओके, अगले जब ये 4 क्षेत्र विकसित हो गए, उसके बाद अगले 4 करिए, ये भी विकसित हो गए, कितने हो गए? 8, फिर और आगे करिए और आपके पास पैसा आएगा, फिर
12 होगा। इस प्रकार से ये चैन बनती चली जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से असंतुलन द्वारा क्या होगा, एक श्रृंखला बनेगी जो क्या करेगी, आगे विकास करती चली जाएगी। इसलिए आर्थिक विकास जानबूझकर एक निश्चित योजना के अनुसार किया जाना चाहिए। क्या कह रहा है हर्षमैन, इसलिए जानबूझकर जो विकास है वो असंतुलित ढंग से किया जाना चाहिए। अरे जानबूझकर क्यों किया जाना चाहिए, क्योंकि अल्पविकसित देशों के पास पैसा है ही नहीं कि वह पूरा का पूरा सारे क्षेत्र का विकास कर सके। अब बात आती है कि असंतुलित ढंग से किया जाए, ये तो हो ही गया। असंतुलित ढंग से कैसे विकास किया जाए, इसके लिए हर्षमैन ने 2 तरीके बताए हैं। कौन कौन से तरीके हैं? पहला जो तरीका है कि सामाजिक उपरिव्यय पूंजी द्वारा असंतुलित विकास। ओके, हमने लिखा यहां पर सामाजिक उपरिव्यय पूंजी। ओके, और दूसरा तरीका है प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाएं। इन दोनों में से आप क्या कर सकते हैं, किसी एक का चुनाव करके अल्प विकसित देश अपना विकास कर सकते हैं। ये सुझाव दिया है, किसने दिया है? प्रोफेसर हर्षमैन ने। तो पहला इसको समझते हैं कि सामाजिक उपरिव्यय पूंजी द्वारा असंतुलित विकास। तो पहले क्या समझना है कि सामाजिक उपरिव्यय पूंजी क्या बला है, क्या है इसका मीनिंग? तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे सोशल ओवरहेड कैपिटल, शॉर्ट में बोलेंगे इसको एसओसी। कुछ किताबों में एसओसी भी लिखा हुआ है, तो एसओसी को भी आपने समझना है कि फुल फॉर्म आ गई सोशल ओवरहेड कैपिटल, हिंदी में आ गया सामाजिक उपरिव्यय पूंजी। अब ये सोशल ओवरहेड कैपिटल है क्या? तो इसका मीनिंग है कि आधारभूत सुविधाओं से जो किसी देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी है, उन सुविधाओं से है इसका मीनिंग। किसका? सामाजिक उपरिव्यय पूंजी। आधारभूत सेवाएं कौन सी है? जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, परिवहन हो गया, दूरसंचार हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, सिंचाई की सुविधाएं होगी। ठीक है, ये चीजें हैं किसमें? सामाजिक उपरिव्यय पूंजी में। भाई शिक्षा के लिए क्या होंगे? स्कूल होंगे। आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, बस वही हो गया शिक्षा। स्वास्थ्य, हॉस्पिटल जाते हैं, क्यों जाते हैं? जब तबीयत खराब हो जाती है, या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हॉस्पिटल का होना भी जरूरी है। ठीक है जी। परिवहन के साधन, सड़क बन रखी है, गाड़ी पे बैठे हैं, यही हो गया परिवहन। ठीक है जी। दूरसंचार क्या हो गया? ठीक है, कि आप क्या क्या करते हैं, बात करते हैं फोन पे, मोबाइल पे बात करते हो, कुछ देखते हो, यही दूरसंचार हो गया। बिजली, बिजली भी आपने देखी होगी, आपके रात में बिजली की जरूरत पड़ती है। जैसे आपका फोन चल रहा है इस समय, तो फोन किससे चल रहा है? ये तो बिजली से चल रहा है। भले चार्ज हो रखा, तो चार्ज किससे हुआ? वो टमाटर से हुआ, आलू से हुआ, प्याज से हुआ? नो, किससे हुआ? बिजली से हुआ। यही बिजली है जी। पानी आपने देखा ही होगा, सुबह शाम पानी पीते ही हैं। एक पानी तो पेयजल वाला हो गया, और दूसरा पानी क्या है, जो खेतों में जाता है। मनुष्य तो पानी पीता है, लेकिन फसलों को भी पानी की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे वो सिंचाई वाला पानी हो गया। ठीक है जी। ये है आधारभूत सेवाएं। इन आधारभूत सेवाओं को ही सामाजिक उपरिव्यय पूंजी कहते हैं। ओके जी, यहां तक तो बात हो गई। अब उसने कहा यह लगाइए आप पैसा। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि सबसे पहले इन सुविधाओं का विकास किया जाए देश में। यदि इन सुविधाओं का विकास किया जाए तो फिर क्या होगा? अब उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि माना कि शिक्षा की बात, शिक्षा तो बहुत ऊपर है, शिक्षा बहुत ऊपर है। किसी भी देश के विकास के लिए पढ़े लिखे लोगों का होना बहुत जरूरी है, और देश में सब अनपढ़ हैं तो विकास कैसे करेंगे? क्योंकि देश में जब आदमी या बच्चा पढ़ेगा, बड़ा होगा, वही एक राजनेता बनेगा। वही क्या बनेगा? एक टीचर बनेगा, वही इंजीनियर बनेगा, वही डॉक्टर बनेगा, वही स्वीपर बनेगा, वही दुकानदार, होटलमैन, बिजनेसमैन, जो भी बन सकता उसी ने बनना है। ठीक है जी। चाहे वह किसी चीज का आविष्कार करेगा तो उसी ने करना है, इसलिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। ठीक, इसी में हेल्थ की बात कर दी, तो चलो हम बिजली की बात कर लेते हैं। क्योंकि बिजली ऐसी चीज है कि जिससे सभी चीजों को चलना है। जितने भी इलेक्ट्रिक सामान बनाए गए हैं वह इलेक्ट्रिक या बिजली से ही चलते हैं। ठीक है, तो यदि बिजली डैम बना दिए जाएं तो क्या होगा? बिजली का उत्पादन होगा। बिजली का जब उत्पादन होगा तो क्या होगा? लोगों के घरों तक पहुंचेगी, इंडस्ट्री तक पहुंचेगी, तो क्या होगा? इंडस्ट्री का विकास होगा। ठीक है जी। यदि सिंचाई की सुविधाओं का विकास करना है तो पानी किससे आएगा भाई? ऊपर चढ़ाई पर कैसे चढ़ेगा? तो पानी खींचने के लिए पंप में क्या लगनी चाहिए? मोटर लगनी चाहिए। और वो मोटर किससे चलेगी? वो चलेगी बिजली से। तो जब बिजली आएगी, तो बिजली जब सस्ती दरों पर मिलेगी तो कृषि का उत्पादन
बढ़ेगा, तो जब कृषि का उत्पादन बढ़ेगा मान लीजिए, तो फिर धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों का भी विकास बढ़ेगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में जब निवेश हो जाएगा, ठीक है, तो इससे पैसा आने लगेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और ये पैसा फिर आगे चलकर अन्य क्षेत्रों में सरकार खर्च करेगी। तो इस प्रकार से जब ये कुछ क्षेत्र विकसित हो जाएंगे तो उसके बाद अगले क्षेत्र की ओर सरकार बढ़ेगी। ऐसे ही हमारे देश की सरकार, क्योंकि 1951 में देश आजाद हुआ था तो इतना पैसा तो था नहीं भाई देश का विकास करना है। और ये बात जो अर्थशास्त्री कर रहे हैं, ये उन देशों के अर्थशास्त्री हैं जो तब यानी कि 1958 में विकसित थे और आज तो विकसित है ही। ठीक है, जो हर्षमैन है वो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, भले ही उसका जन्म जो था वो जर्मनी में हुआ था। ओके, वो तब बात कर रहा है। तो पहला तरीका क्या बोला, सामाजिक उपरिव्ययी पूंजी अर्थात सामाजिक सुविधाएं या आधारभूत सुविधाओं में निवेश कीजिए, पैसा लगाइए और जब इन सुविधाओं का विकास हो जाएगा तो देश क्या होगा, आर्थिक तरक्की की ओर जाएगा और अन्य क्षेत्रों का विकास होगा। एक तो ये बताया उसने। दूसरा तरीका उसने बताया, यदि ये नहीं करते हैं तो कोई भी राष्ट्र जो अल्प विकसित है वो क्या कर सकता है, प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाएं। दूसरा मेथड क्या है उसका, प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में क्या करना है, निवेश करना है, पैसा लगाना है भैया। पैसा कौन लगाएगा, सरकारी तो लगाएगी, प्राइवेट सेक्टर थोड़ी आएगा पहले, प्राइवेट सेक्टर बाद में आता है। यदि आपने भी पैसा लगाना है, कहीं पे कारखाना खोलना है, कोई छोटी मोटी दुकान खोलनी है तो आप भी सुविधाएं देखेंगे। यदि आपने वहां पर क्या कंप्यूटर की दुकान खोलनी है तो आप देखेंगे लाइट है कि नहीं अगल बगल, ठीक है, अगल बगल मार्केट है, डिमांड है कि नहीं है जिस चीज के लिए मैं दुकान खोल रहा हूं। ठीक है जी, तो प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाएं ये दूसरा तरीका है अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए। इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, जिसे डीपीए कहते हैं। किताबों में लिखा गया है भैया डीपीए, तो इसको भी याद करना है। ओके, अब डीपीए में क्या आता है, डीपीए क्या है भाई, डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, प्रत्यक्ष आर्थिक क्रियाएं क्या है, इसका मीनिंग यहां पर हमने लिखा है कि निर्माण उद्योगों का विकास, अर्थात यहां पर उद्योगों के विकास की बात कही गई है कि सरकार को कुछ गिने हुए क्षेत्रों में उद्योगों का विकास करना है। कौन से उद्योगों की बात की जा रही है, निर्माण उद्योगों की, जो किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, किसी वस्तु को बनाते हैं। अब आप सोचने लग गए हो क्या बनाते होंगे, अरे भाई कपड़ा, ये अपना भी बन गया क्या, पेड़ पे टंग गया, नहीं भाई ये माइक है, ये अपना आप बन गया, ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ है इसका, ये बोल्ड है इसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया, ये चौक है इसका मैन्युफैक्चर किया गया है। आप जिस मोबाइल में हमें देख रहे हैं उसका भी क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में आता है निर्माण उद्योगों का विकास करना। ठीक है जी, जैसे हो गया कपड़ा उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, खाद उद्योग, दवाइयां, मशीनें, इनकी बात हो रही है, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। ठीक है जी, अब ये क्या कहता है कि यदि सरकार इसकी जगह अर्थात सामाजिक उपरिव्ययी पूंजी की जगह दूसरे वाले प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं के तरीके से विकास करती है तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा कि देश में यदि आधारभूत सुविधाएं नहीं रहेंगी, तो देखो भाई जैसे कपड़ा है तो कपड़ा माना कि सूती वस्त्र उद्योग लगाना है, सूत कहाँ पैदा हो रहा है, फैक्ट्री कहाँ है, सड़क नहीं है तो आएगा कैसे, ठीक है, उसको लाएंगे किस में। अब उसको यदि लाते हैं, माना उसको लाते हैं, रोड नहीं है तो किस में आएगा, तो वही करना पड़ेगा ना, बैलगाड़ी में आएगा या घोड़े में आएंगे, गधे में आएगा, खच्चर में, रिक्शा में, तांगे में। ठीक है जी, कॉटन को लाना पड़ेगा, कपास को लाना पड़ेगा, कहां से, खेत से उठाकर, तो कितने दिन लग जाएंगे लाते लाते, लाते लाते कितने दिन लग जाएंगे, घोड़े, गधे, खच्चर, बैलगाड़ी। ठीक है जी, तो इससे क्या होगा, जो कपड़ा तैयार होगा वो तो बहुत महंगा हो जाएगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी लागत बढ़ जाएगी। ठीक, और जब उसकी लागत बढ़ेगी अर्थात कपड़ा बनाने की लागत बढ़ेगी तो कपड़ा महंगा होगा, तो उस कपड़े को क्या कोई व्यक्ति खरीद पाएगा, हाँ खरीद पाएगा, 100 लोग हैं केवल 2 ही खरीद पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में कपड़ा उद्योग का विकास नहीं होगा। ठीक है जी, तो इसलिए क्या बताया उसने, फिर क्या होगा कि प्रत्येक उत्पादक क्रियाओं में जब क्या होगा, ये चीजें महंगी होंगी, पहले इनका विकास होगा, आधारभूत सुविधाओं का विकास नहीं हुआ तो फिर क्या होगा,
हो हल्ला मचेगा देश में हो हल्ला मचेगा। क्या मचेगा भाई? विद्यालय खोले जाएं, हॉस्पिटल खोले जाएं, ठीक है, सड़कों का विकास किया जाए, राजनीतिक दबाव पड़ेगा, ठीक है जी, लोकतांत्रिक सरकारों के ऊपर, ठीक है, जनता हल्ला करेगी, ठीक है, नारे लगाए जाएंगे, तो फिर क्या करेगी सरकार? फिर हाँ ठीक है भाई, स्कूल खोल लेते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल खोल लेते हैं, तो इस ओर बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन तब तक क्या हो जाएगा? जो कॉस्ट लागत बढ़ी है, ये घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ठीक है जी, रोड सड़क बनाने में टाइम लग जाएगा, तो जिससे क्या होगा? लागत घटेगी नहीं ज्यादा, लागत जो बढ़ गई तो बढ़ गई, माना कि लागत बढ़ गई 100 रुपये तक, ठीक है जी, तो घट के कितने हो जाएगी? बाद में केवल 5 रुपये घटेगी और 95 रुपये बनी रहेगी। तो इसमें हर्समैन का क्या कहना है? हर्समैन जी कहते हैं कि जो सामाजिक उपरिव्यय पूंजी है, सबसे पहले, अर्थात यही विकास का आधार है। मतलब पहले विकास कब होगा? उद्योग धंधों का विकास कब होगा? निर्माण उद्योगों का विकास कब होगा? जब देश में आधारभूत सेवाओं का पहले विकास होगा। तो इस प्रकार से दो तरीके बताए उसने, ए वाला, लेकिन बेस्ट तरीका कौन सा है? सामाजिक उपरिव्यय पूंजी, अर्थात आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है। यदि देश में आधारभूत सुविधाएं आ गई, ठीक है जी, तो उसके बाद उद्योग धंधों का विकास होगा, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा करके जब हम क्या होगा? विकास होगा, उसमें निवेश किया जाएगा, तो फिर ये क्या होगा कि असंतुलित विकास से, ठीक है, 2 उद्योग, फिर 4, 6, 8, 10, 15,000, इस प्रकार से हर क्षेत्र में क्या होगा? विकास होगा, धीरे धीरे करके, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा आएगा वो भी धीरे धीरे करके आएगा, और इस प्रकार से जो अर्ध विकसित देश है, जो अल्प विकसित देश है, वह अपना विकास कर पाएंगे। लेकिन अभी जो अल्बर्ट ओटो हर्समैन का सिद्धांत मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके सिद्धांत की अगली जो व्याख्या होगी, अगली जो चर्चा होगी, रेखा चित्र सहित, डायग्राम सहित, वह दूसरे वीडियो में होगी। तो आज मैंने आपको क्या बताया? आज मैंने आपको ये बतलाने का काम किया कि असंतुलित विकास का सिद्धांत, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया कि अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए दो प्रकार के सिद्धांत सामने आए। एक वर्ग में अर्थशास्त्री आए जिनका मानना था कि अल्प विकसित देशों का विकास संतुलित विकास के द्वारा ही किया जा सकता है, संतुलित ढंग से ही किया जा सकता है, जिसमें कहा गया कि सभी क्षेत्रों में विकास करो, ठीक है, तो सभी क्षेत्रों में विकास करो। दूसरे अर्थशास्त्री आई असंतुलित विकास वाले, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, इन देशों का जो विकास होगा असंतुलित ढंग से होगा। क्यों होगा? क्योंकि देशों के पास इतना पैसा नहीं है कि ये सभी क्षेत्रों का विकास कर सके, सभी क्षेत्रों का विकास कर सके, कि जैसे गरीब आदमी होता है, उसके पास अच्छा मकान भी हो, ठीक है जी, उसके पास अच्छे बिस्तर हो, उसके पास बहुत बड़ा फ्रिज हो, बहुत बड़ा टीवी हो, ठीक है, उसके पास कार हो, ठीक है, बंगला हो, पार्किंग करने के लिए गमला गुमला से लेकर हर चीज, फूल बाड़ी जो भी होती है, मतलब हर चीज का उसके पास हो, तो संभव नहीं है ना। तो इसलिए पहले वो क्या करेगा? पहले मकान जोड़ेगा छोटा सा, ठीक है, फिर कुछ और सुविधाएं जोड़ेगा, फिर बच्चों को पढ़ाएगा, जब बच्चे कुछ बनेंगे तो उसका मकान बनेगा, इस प्रकार से वो क्या करेगा? विकास करेगा। तो यही असंतुलित ढंग से विकास करने का तरीका है, ठीक है जी, असंतुलित विकास हो गया। यहाँ पर हमने असंतुलित विकास के सिद्धांत को बताने से पहले ये बताना भी जरूरी था कि असंतुलित विकास किसे कहते हैं। ओके जी, असंतुलित विकास के प्रमुख समर्थक अर्थशास्त्री कौन है, ये सारे हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, आपने इनको याद करना है। कारण बता दिया कि असंतुलित विकास के पक्ष में जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने क्या तर्क दिए, इस पे लिखा गया है यहाँ पर सारी चीजें। हर्समैन के सिद्धांत को यहाँ पर हमने समझा दिया, यहाँ पर हमने आपको समझा दिया, इसको भी पढ़ लेंगे किस प्रकार से असंतुलन द्वारा श्रृंखला उत्पन्न होगी विकास की, ठीक है, वो भी बता दिया है। और अल्प विकसित देशों का विकास दो तरीके उसने बताए कि दो तरीकों से इन देशों का विकास हो सकता है, कि देश पहले क्या कर सकता है? सामाजिक उपरिव्यय पूंजी द्वारा असंतुलन पैदा कर सकता है, इसमें निवेश कर सकता है आधारभूत सेवाओं में, या दूसरा वो क्या कर सकता है कि प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं को काम में लेकर या निर्माण उद्योगों में पैसा लगाकर विकास कर सकता है। लेकिन उसने कहा सबसे ऊंची ये रहेगा कि सबसे पहले देश में आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाए। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है।